जैसे मेरा ये मानना है, एग्जाम कोई भी हो, कोर्स अगर सेम है, लाइक एम्स हो, नीट हो, आप अपने कंसेप्ट्स बनाओ, लाइक यूजी एग्जाम हो, पीजी एग्जाम हो, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखो, चीज़ें रटने में मत रहो। कंसेप्ट्स क्लियर रखोगे तो चाहे बायो हो, चीज़ें आसान हो जाती है बहुत। Hi everyone, welcome to another episode of Camel TV Toppers, an initiative by Anna Academy. So today we have with us NEET PG topper Muskan. Hi Muskan. Are you sure? You should be here. Shouldn't Fiona be here? Oops, wrong set. Hi everyone, welcome to Camel TV Toppers, an initiative by An Academy and Fiona. And NEET PG एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में आप सब ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि हमें कोई पीजी के टॉपर्स भी लेके उनसे भी इंटरव्यू करिए, सो दैट वी गेट टू नो कि आगे चल के क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. सो catering to the demands of all the comments that आप हमारे community section में डालते हो, today we are going to be meeting a NEET PG topper. Her name is Muskan and उन्होंने NEET PG 2020 में All India Rank 27 अचीव किया था. And she's come here all the way to help you with your preparation. So let's invite and welcome Muskan. Hi Muskan, welcome to the show. Great. So Muskan, first of all, hearty congratulations. I know आपने इस 2020 Jan में exams हुआ था आपका, right? And उसमें you've achieved an All India Rank 27. Great. तो tell me something, PG का जब exam होता है, a lot of of our learners have asked us कि how difficult is it to prepare for it while we are studying for our MBBS? क्योंकि MBBS, while you're studying for MBBS, वहाँ पे भी exams चल रहे हैं. So simultaneously, जैसे UG में टेंशन ये रहती है कि स्कूल के एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के साथ यूजी को कैसे बैलेंस करे, यहाँ पे आ जाता है MBBS को पीजी के एग्जाम के साथ कैसे बैलेंस करे. सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ चैलेंजिंग दिस वाज फॉर यू एंड ये कैसे बैलेंस किया आपने. जैसे स्टार्ट में मेरा फोकस रहा था, स्टार्टिंग के ईयर्स में आई यूज्ड टू स्टडी द कोर्स बुक वेरी नाइसली. लाइक माय मेन पॉइंट वाज डेवलप योर कंसेप्ट्स. आप अभी डेवलप करोगे, आगे काम आएंगे. लाइक स्टार्टिंग 3 years आई डिडंट स्टडी फॉर नीट पीजी एक्सक्लूसिवली. आई डिड माय कोर्स बुक्स वेरी वेल. देन इन द फाइनल ईयर आई हैड अ कोचिंग and I studied all the 19 subjects there. Then and in the start of my internship year मैंने लाइक क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज शुरू करा. तो जो लास्ट ईयर था मेरा वो पूरा सेल्फ स्टडी ईयर था. सो ऐसे सेंटर्ड था कि शुरू के 3 साल आई फोकस्ड, मतलब कोर्स पे ही मैंने फोकस किया, बिकॉज सब्जेक्ट्स तो वही है आगे जाके जो पढ़ना है. जी. तो बस फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग करी फॉर अ टचअप एंड देन इंटर्नशिप ईयर में पूरा सेल्फ स्टडी ईयर था एंड देन गेव द जनवरी एग्जाम. ग्रेट. तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ मेंशन की, आपने मेंशन की अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर्स एंड ये मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं. तो इसके बारे में ही लेट्स जस्ट टच ऑन दैट पॉइंट पहले ही कि आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट रहा है से फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो, एंड व्हाट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पास्ट ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो दीज मॉक टेस्ट. क्योंकि मैंने कहीं पे सुना, वन ऑफ आई रेड समवेयर, किसी ने तो लिखा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे ही इतना लग जाते हैं कि दे टेंड टू लूज ट्रैक ऑफ द एक्चुअल प्रिपरेशन. तो आपको क्या लगता है, हाउ इम्पोर्टेंट हैज इट बीन एंड व्हाट इज द राइट वे टू यूज दीज PYQs एंड मॉक टेस्ट? आई फील लाइक क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना जरूरी पढ़ाई करना है उतना ही जरूरी खुद को टेस्ट करना है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है. तो अराउंड जून ऑफ द ईयर में मैंने ग्रैंड टेस्ट लाइक टोटल 300 क्वेश्चंस एट अ गो देना शुरू कर दिया. शुरू में ये होता था लाइक मैं बैठ ही नहीं पाती थी 300 क्वेश्चंस एक साथ. बहुत डिफिकल्ट है, हमारी सारी आदतें छूट चुकी, कभी इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए. तो शुरू में मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए 50 क्वेश्चंस एक ब्रेक, 50 क्वेश्चंस एक ब्रेक, ऐसे करके मैं 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करती थी. देन मंथली एक टेस्ट देना शुरू किया. उससे मेरी हैबिट बनने लगी एंड मुझे पता पड़ने लगा कि लाइक ओवरऑल टेस्ट में मेरे लूप होल्स कहाँ आ रहे हैं. लाइक सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट टेस्ट करना एंड ग्रैंड टेस्ट देना बहुत डिफरेंट पड़ जाता है. तो कैसे सारे सब्जेक्ट्स के बीच आप वो सब्जेक्ट को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ये मॉक टेस्ट से मैंने प्रैक्टिस किया. प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने अराउंड नवंबर में सॉल्व किए. स्टार्ट ऑफ द ईयर में मैंने उन पर फोकस ही नहीं करा. स्टार्ट ऑफ द ईयर वॉज स्टडिंग मटेरियल, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड गिविंग टेस्ट.
देन अराउंड नवंबर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे लाइक लास्ट 3 इयर्स के, एंड थोड़े पर सब्जेक्ट मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए कि किस पार्ट से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है जी। एंड मोस्टली वो वही पार्ट्स निकले जिनको मैंने इंपॉर्टेंट पहले मार्क किया था। पढ़ते पढ़ते हमें समझ आने लगता है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं जी। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का सिर्फ इतना रोल है कि आप पता कर लो कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बाकी देखिए इन एग्जाम्स में कुछ रिपीट नहीं होता है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो टू नो द टॉपिक्स। ओके, ग्रेट। तो आपने कहा जैन में एग्जाम था, जून हाँ। से आपने स्टार्ट किया था, नवंबर में नहीं, अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, Okay. ग्रैंड टेस्ट देना जून से स्टार्ट किया। ग्रैंड टेस्ट आपने जून से देना स्टार्ट किया था, मंथली वन। ओके, मंथली वाला, एंड जैन में जाके एग्जाम हुआ था, राइट? हाँ। ओके, सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट जून में जब आपने शुरू भी किया हाँ। था, आपके स्कोर्स कैसे आ रहे थे, कितने स्कोर्स आ रहे थे, एंड बाय द एंड ऑफ इट जब आप बोल रहे थे ना हाँ। टुवर्ड्स नवंबर दिसंबर में, तो आई हाँ। थिंक ज्यादा अच्छा हाँ। होने लगा होगा, तो वो क्या थी प्रोग्रेस? लाइक जून में तो मेरे पूरे 19 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, ओके, तो सबको ये लगता है यार पढ़ा ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स, तो सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम कैसे दे। जी। मुझे भी यही लगा, बट आई स्टार्टेड। तो शुरू वाला टेस्ट लाइक 500 भी मैं क्रॉस नहीं कर पाई थी, तो Okay. बहुत गंदा स्कोर था, डिसहार्टनिंग था। बट देन मैंने ये देखा कि मैंने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, फिर मैंने उन पे मेजर फोकस करा रिव्यू करने के लिए। जी। देन ये था कि उन पे मैं परफॉर्म अच्छा कर रही थी, तो मैंने अपना ग्रैंड टेस्ट का फोकस रखा। मुझे एग्जाम देना सीखना है कि कैसे एग्जाम इन्वायरमेंट में स्ट्रेस के साथ मैं सारे क्वेश्चंस को अपना इक्वल अटेंशन दे पाऊँ, क्योंकि ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस बाद आई यूज टू गेट बोर्ड, तो लाइक कर रही हूँ पूरा मैंने एफर्ट नहीं लगाती थी। तो मेन मेरा पर्पस था ये, तो मैंने देना शुरू कर दिया। फिर भी अगर स्कोर्स आपको याद रहे, क्योंकि ये बहुत मोटिवेटिंग होता है फॉर न्यू स्टूडेंट्स। वेरी लाइक जो सबसे पहला टेस्ट था वो तो अराउंड 450 टू 500 के बीच स्कोर था, बहुत गंदा था। ओके, बट मेरी एक आदत थी, मैंने एक प्लानर कॉपी बनाई थी, तो एक पार्ट उसमें डिवोटेड था टू चार्ट माई प्रोग्रेस इन द ग्रैंड टेस्ट। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, तो प्रोग्रेसिवली मेरा स्कोर इंक्रीज होता रहा, 500, 600, 700। एट द एंड नवंबर दिसंबर में आई वॉज एबल टू क्रॉस लाइक 850, 900, एंड फाइनली नीट पीजी में आई स्कोर्ड 950 आउट ऑफ 1200। वाओ। So like from all the way to from 450, if you work like progressively, आप कर सकते हैं आगे जाके। जस्ट अपने लाइक मैं हर सब्जेक्ट में मैंने कितने गलत करे, कितने सही, कितने ब्लैंक, एंड कौन से सब्जेक्ट से जो रिपीटेडली मेरे वीक हो रहे हैं, देन मैं और कहाँ मेरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है। लाइक ओवरऑल मैं शुरू में जल्दबाजी में नॉट एक्सेप्ट ये हमेशा भूल जाती थी, एंड लाइक क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन लगा मुझे, मैंने पढ़ लिया, मैंने बाकी के 4 ऑप्शन पढ़े ही नहीं, ओके, एंड इस चक्कर में बहुत गलती होती थी। तो ये आपकी की टिप होगी जो आप बाकी हाँ, एस्पिरेंट्स तो को भी मैंने फिर ये बोलोगे। बनाया, चाहे मुझे क्वेश्चन पढ़ के पहले ऑप्शन पे समझ आ जाए ये आंसर है, क्योंकि जल्दबाजी वाली आदत थी, तो मैंने अपनी आदत ऐसी लाइक कन्वर्ट करी कि मेरे को क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, चाहे मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। बिकॉज इस चक्कर में ये होता था कि वो एक्सेप्ट नॉट अगर मैं भूल भी गई हूँ जी, तो वो कवर अप हो जाता था। तो हर टेस्ट से धीरे धीरे ऐसा शुरू किया और अपनी मिस्टेक्स कवर अप करना शुरू करी। धीरे धीरे कोर्स खत्म हुआ, रिविजन्स हुए, तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे स्टार्टिंग में डिसहार्टन नहीं होना है कि यार मेरा तो कुछ स्कोर नहीं आ रहा है, जी। बढ़ेगा, लाइक पढ़ते रहो, बढ़ेगा, बट टेस्ट देना शुरू कर दो Great. आपकी कोई भी कंडीशन। मतलब 450 से 950, so you know it's not a easy task, and you know Muskan is here, she's been there, she's done that, इसलिए वो जैसे बता रही है कि I think this is a really key tip, you know, अगर लोग फॉलो करने लगे, because यही होता है। I think a lot of times people try to you know work towards speed and accuracy hit कर जाती है, so there should always be a balance between speed and accuracy, वरना उसके बिना you know each without the other is of no use, right? Great. तो चलिए लेट्स मुस्कान थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जान लेते हैं। यू नो MBBS एज यू नो अ प्रोफेशन, डॉक्टर एज अ प्रोफेशन इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो हमें थोड़ा बताइए एज इन व्हाट वाज द मोटिवेशन और व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ यू नो इफ अ रोल मॉडल हु मेड यू नो थिंक कि MBBS इज समथिंग आई वांट टू स्टडी, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन दैट आई वांट टू टेक अप इन द फ्यूचर। कहाँ से आया ये थॉट? जैसे मैं प्योरली बिजनेस फैमिली से हूँ, प्योरली नॉन मेडिकल, कोई डॉक्टर नहीं है मेरे घर में जी। तो मुझे हमेशा से थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था, एंड मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे ऐसी लाइन चाहिए जिसमें टीचिंग हो, रिसर्च हो, एंड कुछ समथिंग फ्रूटफुल प्रैक्टिस हो। जी। तो देन 10th में जब डिसीजन मेकिंग की बारी आई तो मैं इस तरफ लाइक खींची चली जाती कि मुझे ये पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओके। देन पापा से, टीचर्स से, सबसे बात करी तो सबने बहुत मोटिवेट किया कि बिकॉज MBBS लंबा टाइम है, स्ट्रगलिंग टाइम है, आपको बहुत सोच के करना पड़ता है, तो सबका बहुत सपोर्ट था। तो उस चक्कर में लाइक आई एंटर्ड। फिर ये हुआ कि जैसे ही MBBS में एडमिशन हुआ,
लाइक आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर टू बी इन द फैमिली. Wow. तो And it must have been a very proud moment. very आपके proud parents moment. के. So that was a very big thing for motivation throughout my journey. Like जब पूरा फैमिली लाइक आप पे स्टिक करता है कि आप फैमिली के इकलौते डॉक्टर हो, आपने कुछ यूनिक किया, आपने कुछ अलग किया है, जी. तो ऐसा मन करता है कि आप और अच्छा करो, क्या आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो. चलिए, वेरी गुड. तो चलिए थोड़ा बहुत हमें ये भी बताइए कि स्कूल में व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू. 10 अगर आप हमारे लर्नर्स के साथ शेयर कर सको, 10 में आपकी क्या स्कोर्स आई थी, 12 में क्या स्कोर्स आई थी, एंड यूजी जब आप कर रहे थे एमबीबीएस में भी, हाउ डिड यू स्कोर? मतलब मेरा स्कूल लाइफ हमेशा से ये रहा है कि मैं एक मस्तीखोर ना पढ़ने वाली स्टूडेंट हुआ करती थी. पर मैं स्कोर कर लेती थी बिकॉज लाइक शुरू से आदत रही है. मैं स्कूल में पढ़ाई खत्म करना, कैसे भी पढ़ाई खत्म मैं अपनी कर देती थी. फिर मेरा पूरा टाइम मस्ती में रहता था. तो 10th एग्जाम तो बहुत ऐसे ही निकला, बट 10 on 10 CGPA आ गया था बिकॉज ईजी. पर लाइक मेरी आदत थी हमेशा मस्ती करते करते पढ़ना. देन 11th मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, मैं सीरियस नहीं थी तब. मतलब मैंने बायो ले लिया था. पर यूजी की तैयारी फिर कब शुरू की आपने? लाइक मैं स्कूल से करी है, मैंने ऐसे फॉर्मल कोचिंग नहीं करी है. माई स्कूल इन बुरहानपुर मैक्रोविजन, वो स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग प्लेटफॉर्म भी है. तो बेसिक कोचिंग वहाँ प्रोवाइड होती थी. पर 11th में सेम स्कूल में मैं 1st to 11th घर से करती थी. जी. देन मुझे समझ आया मैं पढ़ नहीं रही हूँ. 11th में मुझे लगा कि 11th में आपने कुछ नहीं किया? मतलब सिर्फ क्लासेज अटेंड करी, पर मैं नहीं पढ़ती थी. घर आके बस फुल ऑन लाइक ऐसे ही. देन मुझे समझ आया कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा. देन इन 12th सेम स्कूल मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई. अच्छा. लाइक मम्मी बहुत अगेंस्ट थी कि सेम सिटी में रहना है तो हॉस्टल जाना है, बट ठीक है पापा मान गए. तो हॉस्टल में शिफ्ट हुई. फिर वहाँ मैंने, तो ये डिसीजन आपने खुद डिसाइड किया? हाँ, ये मेरा डिसीजन था कि ऐसा होता था कि मैं स्कूल इन्वायरमेंट में पढ़ लेती थी जी. घर पे अकेले बैठ के, ना तब होती थी ना आज होती है. लाइक सेम हाल है. तो हॉस्टल में रही, वहाँ लाइक अच्छे से पढ़ाई होती थी, वहाँ शेड्यूलिंग होती थी, तो मस्ती पढ़ाई सब दोस्तों के साथ चलता रहता था. देन मैंने 12th का कवर करा, साथ साथ मैंने 11th का कवर करा. तो 12th में टेक्निकली आप 11 and 12 का कवर हाँ, कर रहे थे? मैंने 11th क्योंकि 11 में कुछ किया तो था कुछ किया नहीं था. तो 12 में बोर्ड्स में क्या आई थी आपकी स्कोर? मेरी 92% थी. लाइक आई मेंशन स्कूलिंग प्लस कोचिंग था, तो स्कूलिंग पे भी अच्छा ध्यान दिया जाता था. तो एंड यू वर इन द हॉस्टल? Yeah, in 12th I stayed in hostel, like living in the same city. Great. I was But living in a hostel. Yeah. Great. तो अब चलिए क्योंकि पीजी से पहले यूजी तो करना ही पड़ता है. हाँ. तो सबसे पहले यूजी पे थोड़ा सा टच कर लेते हैं, ऑल्दो वी आर टॉकिंग मोर ऑन पीजी टुडे. सो हमें ये बताइए, अब आपने कहा कि 12 में यू वर कवरिंग द एंटायर 11 and 12 सिलेबस, राइट? व्हिच आई नो इज अ लॉट इवन फॉर अ ईयर, राइट? तो अब हमें ये बताइए दैट एंटायर ईयर आपका प्रिपरेशन कैसा रहा था इन टर्म्स ऑफ अ रफ, इफ यू कैन गिव अस अ टाइम प्लान कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे, एंड कैसे कैसे करके वर यू फिनिशिंग योर सिलेबस, बिकॉज 11 का भी खत्म करना है, 12 का भी. तो आप क्या ऑन अ डेली बेसिस आप 11-12 दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे थे, और वाज इट 11 पहले करना है उसके बाद 12 करना है? जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया. लाइक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऐसे तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी. मैं हमेशा प्लानिंग ऑफ टॉपिक से पढ़ाई करती थी कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है. ना फिक्स्ड आवर्स होते थे, लाइक मेरी जब इच्छा है, बट डिसिप्लिनली मैं पढ़ाई करती थी. तो 12th में तो ये था, स्टार्ट ऑफ द ईयर में तो स्कूलिंग आवर्स रहते थे, तो हॉस्टल में रहते थे. अराउंड 2 तक स्कूल रहती थी, 2 to 4 रेस्ट, 4 to 11 हम पढ़ाई करते थे जी. तो शुरुआत के ईयर्स में अराउंड जुलाई अगस्त तक तो मैंने प्योरली 12th पढ़ा. सिर्फ 11th के कुछ टॉपिक्स मैं साथ वीकेंड्स पे या उस समय कवर करती जाती थी. फिर जैसे ही 12th का कोर्स खत्म हुआ एंड देन रीटेस्ट, ग्रैंड टेस्ट ये सब शुरू हुए, तब मैंने ज़्यादा फोकस अपने 11th पे करा, क्योंकि तब तक मैं अपने 12th को स्ट्रॉन्ग कर चुकी थी. देन अराउंड दिसंबर तक मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था. देन दिसंबर में हमने बोर्ड्स की पढ़ाई शुरू कर दी, सब कर दिया. तो दिसंबर जनवरी में सॉर्ट ऑफ मिक्स पढ़ाई थी. फैब में प्रैक्टिकल्स, मार्च में एग्जाम्स, देन अप्रैल में रिविजन मंथ. बट ऐसा रहा कि मैं इतनी सीरियस नहीं थी तब एग्जाम के लिए, ना ही मुझे ज़्यादा कंपटीशन का इतना आइडिया था. स्कूल में थे, कभी कोचिंग माहौल ऐसा बड़ा देखा नहीं था कि लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं कभी इतना सीरियस नहीं थी, ना मैंने कभी उसको इतना लिया. तो इट्स लाइक इतना कभी इतना स्ट्रेस लिया नहीं था. नहीं तो लिया. नीट यूजी में क्या रैंक आई थी? मेरी नीट यूजी में 1500 अराउंड रैंक थी. ओके, ग्रेट. और आपने एमबीबीएस कहाँ से किया था? फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर. ओके, ग्रेट. तो अब क्योंकि नीट यूजी भी आने वाला है, तो अगर आप हमारे बाकी जो लर्नर्स है, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नीट यूजी के लिए, तो उनको आप, क्योंकि अब इट्स अ वेरी बिग ईयर दिस टाइम, बिकॉज एम्स यूजी हट गया है, नाउ इट्स नीट द डिसाइडिंग फैक्टर जो आगे लेके जाएगा उन्हें फॉर एनी मेडिकल कॉलेज दैट दे वांट टू गो टू. तो उन सब के लिए आप एक अगर एक पीस ऑफ एडवाइस इफ यू हैड टू गिव, बिकॉज नाउ अभी क्या है, अभी मार्च
ऑलमोस्ट मार्च, राइट? मार्च Yeah, आ ही चुका है ऑलमोस्ट, फर्स्ट ऑफ मार्च, वी आर ऑन फर्स्ट ऑफ Yeah. मार्च, ग्रेट। सो मार्च आ चुका है, जून में एग्जाम्स है, हाँ। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? बिकॉज नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 months, Yeah. 2.5 3 months, इन 3 महीने में उनको क्या करना चाहिए? जैसे मेरा ये मानना है, एग्जाम कोई भी हो, कोर्स अगर सेम है, लाइक एम्स हो, नीट हो, आप अपने कंसेप्ट्स बनाओ, लाइक यूजी एग्जाम हो, पीजी एग्जाम हो, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखो, चीज़ें रटने में मत रहो। कंसेप्ट्स क्लियर रखोगे तो चाहे बायो हो, चीज़ें आसान हो जाती है बहुत। तो जैसे अभी तक ये हो जाना चाहिए कि आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अब इट्स टाइम फॉर रिवीजन। जो आपको आता है आप उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कभी भी ऐसे एग्जाम में 100% टारगेट मत करो, वो तो टॉपर भी स्कोर नहीं करता है। 80% को टारगेट करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उस 20% के चक्कर में सब चीज़ों को नहीं खोना है। तो अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं वो हो चुका है। अब जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करके आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और कैसे भी लाइक अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ानी है, और इन मंथ्स में रिपीटेडली टेस्ट देके अपनी एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट थिंग पड़ जाती है। इन अ सेट गिवन पीरियड ऑफ 3 hours, लाइक आपको पूरा पेपर करना है, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करें। ग्रेट। तो चलिए, ये तो रही मैसेज फॉर ऑल अपकमिंग नीट यूजी एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। एंड जस्ट अ क्विक नोट, अगर आप नीट यूजी या नीट पीजी दोनों में से किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड गो चेक आउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में एक ऐड अभी प्ले होने वाला है। And that has India's top educators who are teaching online there, दोनों ही examinations के लिए. So you can check out the courses there and learn at, whatever time suits you. And also, take the advantage of the live classes that happen over there. So, and if you are also actually, a viewer of our CTWT show, तो आप हमारा code CTWT use कर सकते हो, which gives you an additional 10% off. Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundarik and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. तो चलिए मुस्कान, आपने हमें अपने नीट यूजी तक का तो सफर थोड़ा सा टच करके आपने बता दिया। नाउ लेट्स गेट डाउन टू द एक्चुअल नीट पीजी, जो क्लियरली आपने रिसेंटली किया है। सो टेल अस अ लिटिल अबाउट द एंटायर एग्जाम, बिकॉज अभी एम्स पीजी भी आने वाला है, यू विल बी राइटिंग दैट? या ग्रेट। तो चलिए, उसकी भी प्रेपरेशंस आई नो आपकी चली रही होगी। सो लेट्स गिव अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टू आवर लर्नर्स यहाँ पे कि नीट पीजी, एम्स पीजी दोनों की प्रेपरेशन में क्या सिमिलरिटीज या क्या डिफरेंसेस आपको लगी है, एंड वेदर बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, एंड इफ देयर आर डिफरेंसेस तो मेनली क्या चीज़ें लोगों को फोकस करनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ऑफ देम? सो पॉइंट इज, देखिए जैसा मैंने पहले मेंशन करा, 19 सब्जेक्ट्स वही की वही है, तो शुरुआत तो आपकी वहीं से होनी है। मेरा शुरू से ये रहा है, अपने कंसेप्ट्स बनाओ। शुरू में चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, वैसे ही भूल जाओगे। तो शुरू में सिर्फ अपने कंसेप्ट्स बनाओ। देन जैसे नीट पीजी वर्सेस एम्स पीजी, नीट पीजी अभी तक ऐसा होता था कि लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। एम्स में मोर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते थे, या कह लीजिए कुछ नए क्वेश्चंस आते थे। तो डिफरेंस ये होता था कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, लाइक मटेरियल हमारे पास सेम है, हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ फैक्चुअल ज़्यादा था या कंसेप्चुअल ज़्यादा था, बट बेसिक स्टार्ट पॉइंट दोनों का सेम था। तो शुरुआत तो मैंने वहीं से करी। देन हो जाता है कि हर एग्जाम में होता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक इस सब्जेक्ट में नीट पीजी में ये सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, एम्स पीजी में माइनर सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं। जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया तो यहाँ नियोनेटोलॉजी नीट पीजी में थोड़ा बहुत, एम्स पीजी में मेजर चंक ही नियोनेटोलॉजी हो जाता है। तो कोई भी एग्जाम देना है तो लाइक प्रीवियस ईयर से आप ट्रेंड्स पता कर लो कि किस सब्जेक्ट से क्या पार्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा रहे हैं। देन आप खुद ही उसकी लिस्ट क्रिएट कर लो, क्वेश्चंस करके, सॉल्व करके। देन आप कर सकते हो, लाइक आपने शुरुआत कर ली है, जैसे जो एग्जाम आ रही है आप रिवाइज करो, एंड जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ उसकी जैसे पढ़ाई करो। ग्रेट। तो चलिए, अब सिंस हम एग्जाम पे टच कर गए हैं, तो लेट्स जस्ट डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू योर प्रोफ ईयर्स जो आप लोगों के होते हैं। तो 4 होते हैं आपके। हाँ, इसको ही डिवाइड करते हैं। लेट्स टेल मोर टू आवर लर्नर्स। आप ही बताओ कि हर प्रॉफ के लिए आपने कैसे तैयारी की थी, व्हाट वर द मेजर सब्जेक्ट्स अंडर इट, एंड हर सब्जेक्ट का इफ यू कैन रिमेंबर द बुक्स एंड रिसोर्सेज जो आपने यूज़ किए थे।
ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट प्रॉफ, लाइक मैं पहले ही मेंशन कर देना चाहती हूँ कि लाइक सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। जी जी। ये डिपेंड नहीं करता है आपने किससे किया है, बट मेरा ये मानना है कि चूज वन सोर्स जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जी। ऐप बेस्ड, लाइव क्लासेस, आप जो भी कर सकते हो, डू वन सोर्स। आप अपना एक स्टडी मटेरियल क्रिएट कर लो कि जिससे आपको आगे पढ़ाई करनी है। अब आपको जैसा जमे आप चूज कर लो। तो जैसे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट से, तो स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। एनाटमी सबसे बड़ा फियर होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। आपकी भी थी? मेरी स्ट्रांग हुआ करती थी, यही Okay. लाइक हो गया। लाइक Okay. फर्स्ट ईयर में सब आते हैं, ये एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है, एकदम डिफिकल्ट आ जाता है, किसी जी। को समझ नहीं आती। Okay. बट मेरे लिए रहा था कि लाइक मुझे हमेशा से पसंद थी, मैं हमेशा से कर लेती थी। तो शुरू में हॉस्टल में जैसे हम रहते थे, तो ये होता था कि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, जब एग्जाम आने वाली है तो मैं बैठ के लाइक 7-8 लोग बैठे एंड आई एम टीचिंग देम। Okay. तो इस चक्कर में मेरे भी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग Clear हो हो जाते जाते थे। थे। जो सबको डिफिकल्ट टॉपिक्स है तो वो मुझे बता देते थे। जी। लाइक आई यूज्ड टू सी देम एंड मैं पढ़ा देती थी, जैसे Okay. जिसको भी जो नीड पड़ती थी। Okay. तो एनआर्ट का पॉइंट इज सिर्फ नीट पीजी नहीं, आप जब फर्स्ट ईयर में हो तब आप अपनी बुक्स अच्छे से पढ़ो। लाइक आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक, ठीक है आप भूल जाओगे बट आगे जाके वो बहुत काम आएगा। तो जैसे एनआर्ट के लिए प्रदीप पवार सर और अश्विनी सर, इन दोनों के मैंने नोट्स के कुछ पार्ट्स यूज़ किए थे। Okay. तो उनका लाइक मैंने मिक्स कॉपी बना ली थी। एंड ऑफ कोर्स आप जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो आपको नेटर इन आईपैड, मतलब हार्ड कॉपी जो लेके बैठना है बैठो। जी। First- जो कन्वीनियंट लगे। जो कन्वीनियंट लगे। मैं आईपैड में रखती थी कि मोटी बुक हुआ करती थी। जी जी। तो मेरा मानना ये है कि लाइक फर्स्ट रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपको थॉरली वो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके कंसेप्ट्स बनाने हैं। जो नई चीज़ें पढ़नी है आप फर्स्ट रीडिंग में पढ़ोगे। जी। नेक्स्ट रिवीजन से एड ऑन चीज़ें कम होगी। तो कोर नोट्स होता था, जब मैं बेसिक नोट्स पढ़ती थी तो मैं कोई ना कोई एक रिव्यू बुक साथ लेके बैठ जाती थी। जी। और जैसे नेटर हुआ करती थी तो वैसे मैं साथ साथ इमेज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि एनआर्ट में आते हैं इमेज क्वेश्चंस। जी, तो जी। वो साथ साथ एंड में मार्क कर दिए मैंने इमेजेस, जो इमेजेस इंपॉर्टेंट थी, फिर एट द एंड में सिर्फ वही इमेजेस दिखती थी। देन फिजियोलॉजी कंपेरेटिवली लोगों को ईजियर लगता है, बट क्योंकि आसान सब्जेक्ट है तो आजकल ये होने लगा है कि क्वेश्चंस हार्ड आने लगे हैं। Okay. तो मेरे साथ शुरुआत में ये होता था कि लाइक मुझे लगता था मेरा फिजियो स्ट्रॉन्ग है, बट जब मैं क्वेश्चन करती थी तो टेस्ट में मेरे ज़्यादा स्कोर नहीं करती थी फिजियो में। तो फिर ये हुआ कि थोड़ा कंसेप्चुअल साइड, रीडिंग स्टाइल बदला और थोड़ा उसको डेवलप किया। लाइक अनुपमा देवगम मैम है, उनके मैंने नोट्स यूज़ करे। Okay. देन बायोसी, एकदम टिपिकल रटने वाला सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। आप पता कर लो इस सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखोगे तो होता है कि किस चैप्टर से क्या पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एमसीक्यू एग्जाम देना है, तो अभी कोई थ्योरी एग्जाम है नहीं, तो जी। पढ़ने के तरीके में ये डिफरेंस पड़ता है कि आपको नहीं पूरी साइकिल रटनी है ना, आप वो पॉइंट्स पे फोकस करो जिस पे एमसीक्यू आता है। जी। क्योंकि अब पढ़ने का तरीका यही डिफरेंट पड़ जाता है प्रॉफ के एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए एंड एमसीक्यू एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। लाइक आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हो, तो यही डिफरेंस हो जाता है। लाइक लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो पूरा हर चीज़ पढ़ने में, हर चीज़ याद करने में लगे रहते हैं। जी। बट आपको नहीं करना है। अब एग्जाम पैटर्न ना थ्योरेटिकल है एंड आपको एमसीक्यू मार्किंग स्किल्स सीखनी कि कैसे आप ऑप्शंस कट शॉर्ट कर पाओ, कैसे आप चूज कर पाओ। आपको नहीं भी आता है तो कैसे आप गेस कर पाओ। लाइक तो दिस इज द थिंग विद बायोसी। लोगों को डिफिकल्ट पड़ता है, बट जी। आप पता करो, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे तो पता पड़ जाता है ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो उन पार्ट पे फोकस करना रहता है और उसी क्वेश्चन सॉल्विंग वे से पढ़ो, साइकिल्स याद मत करो पूरी। देन सेकेंड प्रॉफ में आते हैं, आई विल स्टार्ट विद पैथो। देन पैथो में मैंने देवेश मिश्रा सर की लाइक क्लास करी थी। जी। तो वो बहुत हेल्पफुल थी। तो जनरल कितने टाइम के लिए किया था आपने वो क्लास? वो क्लास वाज ओनली 4 days। तो Okay. वो दैट वाज यूजफुल कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि मैं जैसे खुद से मेरे लिए पढ़ना डिफिकल्ट होता था। तो जैसे लाइव, सबका अपना तरीका है। जैसे कुछ लोग लाइव क्लासेस में 12 आवर्स अ डे नहीं बैठ पाते। जी जी। मेरे लिए वो होता था कि जैसे टीचर 12 आवर्स अ डे पढ़ा रहा है तो मैंने 12 आवर्स पढ़ लिया, नहीं तो मैं तो नहीं पढ़ती थी 12 Okay. घंटे एक दिन में। तो मतलब चाहे वो लाइव हो ऑफलाइन हो, बट हाँ। आपको कोई चाहिए था तो आप पढ़ लोगे बैठ हाँ, तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को खुद से मैं पढ़ती थी तो मैं बहुत टाइम लगा देती थी। जी। तो मैं लाइव क्लास में लाइक 4 दिन में सर ने पढ़ाया, मैंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया। जी। तो सबका अपना अपना होता था, मेरे को वो तरीका अच्छा लगता था। जी। मैंने सर की क्लास वो मैंने थर्ड प्रॉफ में कर ली थी। ओके। फिर मैं सर की क्लास करी और सिस्टमिक पैथोलॉजी को मैंने मेडिसिन के साथ क्लब करा। जैसे मेरा ये मानना है कि देखो बहुत सब्जेक्ट्स में बहुत पार्ट्स रिपीट होंगे, जैसे पैथोलॉजी मेडिसिन के साथ, सिस्टमिक पैथोलॉजी मेडिसिन के साथ क्लब करके पढ़नी है। आप
अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पढ़ रहे हो तो साथ में आपको यहाँ पढ़ना है। जी सेम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं, पीडियाट्रिक्स में भी आते हैं। तो अब एक जगह पढ़ो, आपको कट शॉर्ट करते चलना है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक देगा, आपको रिपीटेटिव मेहनत नहीं करनी है। आप पता कर लो किस सब्जेक्ट में क्या आ रहा है और उसी में मेहनत करनी है। देन फार्मा गोविंद राय गर्ग सर से मैंने पढ़ा है, वो लाइक फार्मा थोड़ा डिफिकल्ट और बल्कि सब्जेक्ट है, तो लाइक ऐसा है कि आप उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उस सब्जेक्ट को, बिकॉज याद करना है। तो आप जिससे भी पढ़े, आप फार्मा है, नए ड्रग्स आते रहेंगे, मत टेंशन लो। बेसिक जो कोर ड्रग्स है उन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने न्यू ड्रग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोग परेशान होते रहते, नहीं नाम याद होते। जैसे मेरा हर दिन नया ड्रग मेरा वीकनेस था, आई वाज वीक इन फैक्चुअल पार्ट्स। मुझे चीजें लाइक लाइन टू लाइन याद करना, नए ड्रग्स के नाम याद करना मेरे से नहीं होता था। तो मैंने फोकस नहीं करा। आई वाज लाइक एवरी सब्जेक्ट का मैं कोर को फोकस करती थी, जो जैसे मैंने बताया 80% यू शुड फोकस, 20% के लिए परेशान नहीं होना है। जी। देन माइक्रो सोनू पवार सर के नोट्स मैंने यूज करे, बहुत कंसाइज। माइक्रो को सर ने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ये भी एकदम रटने वाला सब्जेक्ट था। तो यही है कि कैसे आप रटने वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई करो ताकि आपको याद करने में मेहनत कम लगे। देन फॉरेंसिक मेडिसिन लाइक बेसिक सब्जेक्ट है, तो नोट से ही डायरेक्ट कर लिया था। देन थर्ड प्रॉफ। तो चलिए थर्ड प्रॉफ जाने के पहले मैं सिर्फ ये पूछूंगी आपको, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ में आपके फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ एमबीबीएस तो निकल गए, ठीक है। और ये फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ एमबीबीएस में जैसे कि किसी ने कहा था कि बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब एमबीबीएस में आ गए हैं, दे टेंड टू लूज द टच विद स्टडी, ठीक से तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। बट ये फर्स्ट 2 इयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत पार्ट्स जो कवर हो रहे हैं आगे जाके आपके पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे की सब्जेक्ट्स पढ़ना है, पर बेस तो यही है ना। तो बेसिक ये हो जाता है सबका है कि अब तो एमबीबीएस कॉलेज में आ गए, देखो फेल हो जाएंगे तो पास करके निकलना ही है, अब आ गए डॉक्टर बन के निकलेंगे। लाइक बेसिक ऐसा हो जाता है, एग्जाम आएगी तो पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है मत पढ़ो दिन भर, थोड़ा थोड़ा शुरू से कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। लाइक आप एग्जाम के एक रात पहले परेशान होने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा शुरू से पढ़ो ना, तो लाइक वो बहुत हेल्प करता है। लोग फर्स्ट ईयर खासकर सेकंड ईयर स्टार्ट में पल्स ट्रिप जाते हैं सब एम्स दिल्ली, तो तब तक कोई पढ़ाई नहीं करता है। लाइक एकदम सबका है कि फर्स्ट ईयर तो सब डरे हुए रहते हैं, ठीक है, सेकंड ईयर से सब न्यू सीनियर्स बने हैं, सब हुआ है तो सब एकदम रिलैक्स करने लगते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करता है, क्लासेस नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है एकदम भी आपको ढील नहीं देनी है, मत पढ़ो शुरू में। मैं भी नहीं पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि दिन रात मैंने पढ़ाई करी, कुछ आवर्स 2 से 3 घंटा रोज दे दो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना है स्टार्टिंग से, मगर रोज कंटिन्यूटी रखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। हाँ, मतलब मेरा वो नेचर कभी था ही नहीं कि मैं पढ़ाकू हूँ, मैं लाइक मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। लाइक मेरे को पढ़ाकू थे नहीं, नॉवेल्स, टीवी सीरीज, स्पोर्ट्स, ये 3 मेरे कांस्टेंट लाइक थे, चाहे एग्जाम रहते थे चाहे एग्जाम नहीं रहते थे। जी मेरे ये चालू रहते थे लाइक। ओके, तो ऐसा था। तो चलिए, तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, अगर मम्मी पापा डांट रहे हैं कि पूरे टाइम बैठ के पढ़ो, तो आप ये क्लिप दिखा सकते हो उन्हें। एंड द होल पॉइंट दैट शी इज ट्राइंग टू मेक हियर इज कि यू कैन ऑलवेज हैव दैट बैलेंस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। आप अपना को करिकुलर्स या वट एवर यू लाइक, एनी एक्टिविटी और हॉबी, यू कैन ऑलवेज परस्यू दैट व्हाइल यू आर स्टडिंग ऑल्सो। बट as she said, it is important that on a daily basis आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, because ये first 2 years जो है is what creates the basics or the the main concept जो आपका build कर रहा है, the base यही है। और अगर यहाँ पे आप चूक गए तो फिर 3rd and 4th prof में मुश्किलें आएगी, and that will be the same in the PG examination। मतलब फिर सेम सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत एंड में भी लगेगी, तो ये ओवरऑल लाइक आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा बहुत पढ़ो पर पढ़ो। ग्रेट, तो 3rd prof पे आते हैं। 3rd prof लाइक सबसे आसान माना जाता है, चारों प्रोफ्स को मिला के ओनली 3 सब्जेक्ट्स, उसमें भी 2 माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। एक पीएसएम है जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, शुरुआत ऑफ द ईयर में सबका है, शुरुआत के एंड तक आते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, लाइक तो आपको समझ में आ गया था बाय द एंड? लाइक पीएसएम एक स्टोरी हुआ करती थी, फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे, हाँ हमें पता ये है, ऐसा ऐसा पढ़। पीएसएम स्टार्ट से एंड तक कभी आया ही नहीं, तो इट वाज लाइक आई जस्ट पढ़ लो यार, एक मिस्ट्री है, थ्रिलर मिस्ट्री है, स्टोरी चलती। लाइक हमें ऐसी चीज सब्जेक्ट्स की आदत थी ना कि स्टोरी चल रही है, अब निकाल लो आपकी और फिर आप लिख के आ जाओ। तो फिर वही सिंप्लीफाई करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। लाइक शुरू में तो पढ़ लिया, एग्जाम जैसे जैसे आए तो लाइक टॉपिक वाइज डिवाइड करना शुरू किया, पेपर पैटर्न देखा, टॉपिक्स देखे, वैसे डिवाइड किया और वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो चलिए, अभी क्योंकि आप बोल रहे हो ये डिफिकल्ट है, तो आई एम श्योर हमारे लर्नर्स यहीं पे पूछने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी टू स्टडी दिस सिंस इट वाज डिफरेंट? लाइक पीएसएम मैंने सिद्धार्थ शेखर सर मिश्रा सर की क्लास अटेंड करी थी जी। तो उन्होंने पीएसएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ
एग्जामिनेशन। Okay. तो पार्ट 1 होता था बायोस्टैट्स एंड एपिडेमियोलॉजी। तो बायोस्टैट्स ऐसा पार्ट है जो हम प्रॉफ में कम पढ़ते हैं, कम, और जैसे कह लीजिए बायो वालों की वीकनेस मैथमेटिक्स, ये Okay. हो गया, ये वाला सब्जेक्ट होता था जहाँ कैलकुलेशन पार्ट आता था। Okay. तो जैसे मेरा तो अच्छा था तो मेरा स्ट्रांग हुआ करता था, पर लोग बहुत डरते थे इससे। हम्म। बट ऐसा कि बेसिक रहता था, पर लोगों को ऐसा मैथ्स आ गया, अब तो हमसे नहीं मतलब होगा। सुन के ही डर गए। हाँ, बिकॉज मैक्सिमम बायो वालों का रहता है मैथ्स वाज अ वीकनेस, जी। तो सब डर जाते थे। तो ऐसा नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता था, ध्यान दो, मतलब बेसिक कंसेप्ट समझो, मतलब देन आसान हो जाता तो है। मैथ्स भी अगर आप, क्योंकि आप बोल रहे हो कि इसमें आ जाता था थोड़ा हाँ। बहुत, एंड एक क्वेश्चन जैसे हमारे यूजी लर्नर्स के बहुत होते थे, फिजिक्स जब वो हाँ। प्रिपेयर करते थे ना, उनको हाँ। भी अगर मैथ्स उनका है नहीं तो हाँ। फिजिक्स बहुत डिफिकल्टी हो मोस्ट जाती है डिफिकल्ट उनके लिए। पड़ता हाँ, था। हाँ। तो उसके लिए भी मोस्ट ऑफ जितने भी अभी तक हमारे यहाँ पे यूजी हाँ। टॉपर्स आए हुए उन्होंने वही बताया है कि इट्स मोर ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वही वाला पार्ट है जो हाँ। मेनली आपको पढ़ना है, बेसिक रहता है तो समझ जाओगे। हाँ। तो इस केस में आप क्या बताओगे, व्हाट इज द मेजर मैथ्स का एरिया जो आता है इसमें? कैलकुलेशंस, लाइक हमारे पास टाइम नहीं है ना, 300 मिनट्स, 300 क्वेश्चन टू जी। 210 मिनट्स, हाँ। बेसिकली 40 सेकंड अराउंड पर क्वेश्चन, हाँ। एंड बड़े बड़े कैलकुलेशन दे देते। तो आप डिराइव भी करो फिर कैलकुलेट भी करो, तो लोग डर जाते हैं, अरे मेरे से नहीं होगा, मेरी तो स्पीड कम है। तो ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में उसी पैटर्न में फॉर्म होता है, क्योंकि वो पेपर सब बच्चों को देना है। तो वो आप तो मतलब वो उसी लेवल का होगा कि आप हाँ। वो 40 सेकंड्स में हाँ। कर लो, या तो आप कवर अप करो, बाकी जी। जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आप उनको जल्दी करो, ताकि आप अपना टाइम इधर इन्वेस्ट कर पाओ। सेम जैसे यूजी में होता था, फिजिक्स के लिए हम टाइम बचा के रखते थे। जी जी। तो पॉइंट इज, हम प्रैक्टिस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेजर एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। तो Okay. ऐसा डरने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट से। ऑलराइट। कोई और सब्जेक्ट थर्ड प्रॉफ था? ऑप्थेल एंड ईएनटी तो थोड़े माइनर सब्जेक्ट से तो हो जाते हैं, जस्ट नोट्स एंड क्लास में जो चल रहा है जस्ट क्लास नोट्स, क्वेश्चन एंड गिव सब्जेक्ट टेस्ट, Great. मतलब टू जज योरसेल्फ। ग्रेट। अब फाइनल में आ जाते हैं। फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर में सबसे दो पहाड़ जैसे सब्जेक्ट्स है, मेडिसिन और सर्जरी। ओके। मेडिसिन के लिए तो जैसे ऐसा कहा जाता है, मेडिसिन से कभी शुरुआत नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता। ओके। एंड मेडिसिन इज लाइक एवर चेंजिंग सब्जेक्ट। तो मेडिसिन में चलता रहता था कि मेरे पास तो ये था, जो मेरे पास फिर कोर नोट्स थे, लाइक चंद्रमणि सर के नोट्स में प्रिफर करती थी। उन्होंने क्या, यूनिट्स को टेबल वाइज फॉर्मेट में ईजियर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बना दिया था, ओके। और छोटे नोट्स थे। तो लाइक मुझे था कि यार मैं मेडिसिन कवर कर लूँगी, तो मैंने इतना ट्राई करा जितना मेरे नोट्स में है उतना और कर लो। उतना मेरे को करना है, मेरे को Okay. नहीं करना है पूरा, जी लाइक इतना मैं कवर कर लूँ बहुत हो जाएगा। जी जी तो मेडिसिन में मैंने मेजर अप्रोच, मेडिसिन शायद मैंने ऑलमोस्ट लास्ट में करा है। जी। और मेडिसिन लाइक मैं 2-2 यूनिट वाइज सॉल्व करती थी जी, विद जी। पैथो, जैसे मैंने पहला मेंशन करा। तो मेडिसिन वाज लाइक मेरे को सिर्फ नोट्स पढ़ना है, मेरे को पूरा नहीं पढ़ना है, अब जो होगा होगा। फिर सर्जरी रोहन खंडेलवाल सर की मैंने क्लास अटेंड करी, जी। लाइक सर के नोट्स बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको पूरा लाइक नोट्स को अच्छे से फॉलो किया। एट द एंड क्या हो गया, लोग सब्जेक्ट्स छोड़ते हैं, या तो माइनर सब्जेक्ट छोड़ते हैं, या मेडिसिन या सर्जरी का कुछ पार्ट छोड़ते हैं। जी। उस एग्जाम में फिक्स क्वेश्चंस आते थे, पर इस एग्जाम में ये हुआ कि ये 2 सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। ओके। तो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो गई जो छोड़ के जाते थे। तो मेरा यही कहना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, बेसिक कोर मटेरियल तो पढ़ लो, मत क्वेश्चन करो, मत टेस्ट करो, बेसिक कोर मटेरियल कर लो, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा ना, मतलब एकदम लीव करने से अच्छा है। जी जी जी। देन फाइनल ईयर में बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट्स है, लाइक साइकेट्री तो सचिन अरोरा सर के नोट से मैंने पढ़ा। एनेस्थीसिया बेसिक सब्जेक्ट है, रीड इट विद सर्जरी। ओके। मेरा ऐसा मानना है, मैंने जैसे सेगमेंट बना दिया था, ये सर्जरी वाला एक सेगमेंट हुआ करता था, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, रेडियो। तो ये 4 सब्जेक्ट मुझे साथ में पढ़ने, बिकॉज ये समवट रिलेटेबल थे। तो सर्जरी के साथ एनेस्थीसिया, फिर ऑर्थो किया, तो सर्जरी ऑर्थो में रेडियो का बहुत सारा चंक कवर हो जाता है। तो जी। आपको सिर्फ जनरल पढ़ना है और जो अलग है वो पढ़ना है। तो एंड इन सब में, अगर मैं इन चारों में मैं हाँ। आपको पूछूं, आपका सबसे फेवरेट कौन सा था? सर्जरी, ओके। लाइक मुझे वो नोट्स पढ़ने में मजा आता था, लाइक हमेशा से। ओके। तो ऐसा था। और लाइक एनेस्थीसिया बहुत आसान सब्जेक्ट है, सब है, पर वो मेरा एंड तक वीकेस्ट सब्जेक्ट की लिस्ट में रहा है। छोटा सा सब्जेक्ट था, मैं पढ़ती थी, नहीं होता था, तो एट द एंड फिर मैंने लाइक एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी सब सब्जेक्ट्स के लिए। जब मैं अपनी सेकंड थर्ड रीडिंग तक पहुंची थी, जी। कि मैंने लाइक आप एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, या तो मैंने सब्जेक्ट वाइज एक पेपर उठा लिया था 4 पेजेस का, एंड उसमें जैसे मैंने इनहेलेशनल एजेंट्स हेडिंग डाली, पर एजेंट ओनली एमसीक्यू पॉइंट्स उस पेपर में है। तो ऐसा मैं क्रिएट करने लगी कि वोलेटाइल एमसीक्यू पॉइंट्स, उनको मैंने हर सब्जेक्ट के एक जगह इकट्ठे कर ली। लाइक मैं जब पढ़ती थी तभी लिखती जाती थी, तो थर्ड रीडिंग तक आते आते मेरे सारे सब्जेक्ट इकट्ठे हो गए थे। फिर ये था कि फाइनल 5 days ये इनको मैंने मेजर यूज़ करा है
कि मुझे पता था ये मेरे वॉलेटाइल पार्ट्स है, ये मेन एमसीक्यू पार्ट्स है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। लाइक डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। एक मैंने ये करा और एक ये करा था कि नोट्स में जो मैं हाईलाइट, चाहे कलर पेन से लिखे हुए मेरे, मैं हाईलाइट करती थी जी। फिर एट द एंड ये हुआ जब मैं सेकंड थर्ड रीडिंग तक पहुंची, मैंने एक डिफरेंट कलर पेन उठाया जो मैंने नोट्स में कहीं यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ वो पार्ट ऑफ द नोट्स लाइक टेबल बना दिया और हैशटैग लगा दिया, जो लाइक कोई भी रिवीजन करूँ मैं वो पार्ट तो मुझे नहीं छोड़ना है नोट्स का। तो लाइक ये 2 टेक्निक्स मुझे लास्ट में बहुत हेल्प करी, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस था, रिवीजन में सब कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप कम से कम सेकंड रीडिंग तक ये कट शॉर्ट करने लगो कि यार ये तो नहीं छोड़ना है। तो ये कर करके एट द एंड ये बहुत हेल्पफुल रहा कि मुझे पता था मेरे को कहाँ ध्यान देना है। ग्रेट। तो अभी आप ये बार बार जब सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग बोल रहे हो, आप हमें ये बताइए कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम, या मतलब आपका क्या फॉलो हुआ था? कब तक आपने अपनी फर्स्ट खत्म कर दी थी, सेकंड कितने कब तक हुआ था, थर्ड कब तक हुआ था? लाइक मैं 4 रीडिंग कंप्लीट कर पाई थी एंड मेरे लिए बहुत अच्छा था। लाइक मेरा टारगेट था मैं इतनी कर पाऊँ जी। हमारे यहाँ इंटर्नशिप 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो मैंने अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी जी। देन अराउंड मिड सितंबर स्टार्ट टारगेट था, पर मिड सितंबर तक मैंने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करी। फर्स्ट रीडिंग को मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया, क्योंकि उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस करने थे, अपने नोट्स कंप्लीट करने थे, सारे कंसेप्ट्स बनाने थे। मुझे जितना नया एक्स्ट्रा पढ़ना था, मटेरियल इकट्ठा करना था, वो मैंने फर्स्ट रीडिंग में करा। देन नेक्स्ट 2 मंथ्स अराउंड मिड नवंबर मैंने सेकेंड रीडिंग करी। ठीक है, वो फास्ट होनी चाहिए, लाइक टाइम कट शॉर्ट। देन नेक्स्ट 1 मंथ थर्ड रीडिंग। ओके, लाइक धीरे धीरे सिक्वेंशियल। नेक्स्ट लास्ट 15 डेज लास्ट रीडिंग जी। फिर एग्जाम वाज ऑन 5th, तो लास्ट 4 डेज वर लाइक वो जो मैंने आपको बताया, मैंने इंपॉर्टेंस बता जी वही हाँ, एमसीक्यू वाले वो पार्ट वाज मेरा फोकस। देन मैंने डैम से डीवीटी किया था, तो उनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो वीडियोस मुझे अच्छे लगे थे, लास्ट डे वही स्ट्रेटेजी थी। तो जैसे मैंने ये 4 रीडिंग की बनाई थी, आपको सिक्वेंशियली टाइम कम करते जाना है। एंड बेसिक है, दिसंबर आते आते नो न्यू पॉइंट्स। जितना एडिशन करना था मैंने अराउंड नवंबर मिड तक किया था नोट्स में। बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं करना है, उतना एडिशन करो। क्वेश्चंस करते हैं अब ऑफकोर्स नोट्स में ऐड होगा, तो उतना एडिशन करना है जितना आप आगे पढ़ पाओ, इसी बेसिस से पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में तो आप चाहे जितना कर लो यार, आगे रिविजन है तो सिर्फ रिलेवेंट ऐड करो, टॉपिक वाइज ऐड करो, पर एक कोर नोट से डिफरेंट होना चाहिए कि क्या एडिशन था, क्या कोर नोट था। फिर उन इम्पोर्टेंट्स को ही आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे इस एग्जाम में रिवीजन वाज द की। इतना वास्ट सिलेबस है, एक बार पढ़ के किसी को याद नहीं होगा। जैसे मैंने कहा फैक्चुअल वाज माय वीक, पर ऐसा था कि थर्ड रीडिंग के बाद भी जैसे कभी कभी मुझे डिप्रेशन आता था कि नहीं चीज़ें याद होती थी। मैं यार किसी सब्जेक्ट को मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ, अभी भी वो मुझे कैसे याद नहीं याद, 100% नहीं याद। तो इट्स नेचुरल, अब नहीं याद होगा ना, अब इतना सारा है पर सब्जेक्ट, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है। यूजी में जैसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि 12 में आते आते 11 का सिलेबस भूल जाते हैं, कैसे याद रखें। इस केस में आपके फाइनल प्रॉफ में आते आते 4 साल ऑलमोस्ट कट चुका है, राइट? तो फर्स्ट प्रॉफ से लेके फाइनल प्रॉफ तक का चीजें आप याद कैसे रखते थे? फर्स्ट प्रॉफ वाला आप रिवाइज करते थे? मैक्सिमम प्रॉब्लम वो सबके लिए सबसे वीकेस्ट होता था फर्स्ट सेकंड प्रॉफ। वो थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स थे और हम भूल चुके थे, 2 साल पहले पढ़ा था। थर्ड फोर्थ प्रॉफ की कोर्स बुक्स तो हमने अभी पढ़ रखी थी, तो वो कंपैरेटिवली आसान पढ़ते थे। फर्स्ट सेकंड प्रॉफ ही था लाइक जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या याद करने में मुश्किल होती थी। तो जैसे मैंने बताया, मैंने रिवीजन शुरू करा तो मेरा ये मानना था कि मेरे को इतनी बार रीड तो सब्जेक्ट को करना ही है, बिकॉज मुझे पता था नहीं याद होता, ना ही आप खुद से एक्सपेक्ट करो कि आप 100% एट द एंड भी याद कर लोगे। डजेंट मैटर, आप लाइक स्ट्रेस होगा, बट फिर मैं खुद को यही कन्विंस करती थी कि मुझे कौन सा लाइक किसी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट आंसर देना है, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो आई हैव टू लर्न दैट आर्ट कि मैं कैसे कट शॉर्ट कर पाऊँ, कैसे क्या कर पाऊँ। एंड द ओनली थिंग कि अब मैं कैसे एक और बार इस सब्जेक्ट की रीडिंग लगा पाऊँ। बट मैं ये कहना चाहूँगी एट द एंड तक भी कभी ऐसा नहीं रहा कि आप मुझे क्वेश्चन बोलो एंड मुझे हर क्वेश्चन आता है जी, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर भी अगर मैं पूछूं आपको फाइनल ईयर में आके वर यू नो री रिवाइजिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ? हाँ, जैसे फर्स्ट फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग करी थी ना, तो फाइनल ईयर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी। मेरा मेन ध्यान था अपने नोट्स कंप्लीट करना एंड कंसेप्ट्स बनाना जी। तो जैसे वीकेंड क्लासेस होती थी एंड फाइनल ईयर भी साथ साथ चालू था जी। तो क्लासेस जाती थी एंड स्टार्टिंग के 2 दिन तो प्योरली नोट्स रीड करने में जाते थे जी। और कि मुझे पता रहे मेरे नोट्स में लिखा कैसे जी, क्लास अटेंड करके लिखने का कोई सेंस नहीं है जी। तो ये मेन रहता था। बाकी टाइम में जो प्रॉफ में चल रहा है उस पर मेन फोकस रहता था। तो ऐसे वीकेंड क्लासेस रहती थी, तो सारे सब्जेक्ट्स जिसकी मैंने क्लास करी उसको मुझे रिवाइज करना है। तो एक मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स का बेस बन गया था
और फर्स्ट सेकंड ईयर को मैं ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि फाइनल ईयर तो वैसे भी उस साल में पढ़ ही रही थी। तो फिर भी अगर मैं एक वीकली वे में हाँ। आपको पूछूं, क्या हर हफ्ते आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ को भी टच करते थे? लाइक नहीं, ऐसा नहीं था कि करना ही है, बट फाइनल ड्यूरेशन में करने लगी थी, बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स थे जो लाइक प्योरली याद करने के और डिफिकल्ट पड़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 बहुत याद करने वाले बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं फाइनल रीडिंग तक पहुंची तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ती थी, बट दीज 3 वर द सब्जेक्ट्स जिनको मैंने ऑलमोस्ट लाइक पूरा ध्यान दिया है, बिकॉज मुझे पता था ये मेरे वीक है। तो ऐसा होता था कि इन सब्जेक्ट्स को बार बार टचअप लगता था दूसरे की बजाय। जैसे एक वीक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है हमने, टेस्ट दे दिया उसका, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसको रिव्यू कर लिया, देन थोड़ा टाइम हो तो जस्ट पिछला जो फर्स्ट सेकंड ईयर का आपने कोई सब्जेक्ट करा है उसके नोट्स उठाओ, जस्ट घुमा लो आंखों के सामने। लाइक फर्क पड़ता है उससे कि आप कितनी बार उसको देख रहे हो। चलिए, तो क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, राइट, एंड अभी एम्स पीजी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी ऑब्वियसली आपको जो एग्जाम आप दे चुके हो उसके बेसिस में आप क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू ऑल द 4 प्रॉफ्स, प्रॉफ वाइज अगर आप बोल सको, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लगते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो लर्नर्स को खास करके बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए? जैसे इस बार एग्जाम में गड़बड़ क्या हुआ, जैसे हर बार सेक्शन जो मैंने बताया पार्ट ए बी सी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है जी। इस बार वैसा नहीं था। लाइक पार्ट ए बी में सी के क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं है कि यार आप एक्सपेक्ट करके बैठो वही आएगा मैं और मैं वही एग्जाम दूंगी। जी जी जी। और ऐसा भी था कि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन कम होके कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। शायद मेरे लिए यही एडवांटेज था, बिकॉज वही पार्ट मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस बार क्लिनिकल बहुत आया, तो मेरा ये मानना था कि लाइक सिर्फ रटना नहीं है, लाइक क्लिनिकल जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से अगर आप पोस्टिंग जाते हैं, सब करते हैं, क्लिनिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इस बार ये हुआ था कि पेपर बहुत लेंदी था, तो सबके साथ टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम गया। तो वही शुरुआत से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। एंड क्लिनिकल क्वेश्चन है, लाइक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, पूरा स्क्रीन क्वेश्चन से भर गया है। क्वेश्चन के स्टार्ट से एंड तक पहुंचो, भूल गए पूछना क्या चाहता है। जी जी। तो मैं ये करती थी कि लाइक क्वेश्चन पढ़ रही फिर मेन ध्यान मेरा लास्ट लाइन पे रहता था। उन्होंने पूछा क्या है आप वो पता कर लो, फिर वो क्वेश्चन में वैसे ही आपको घुमाने में लगे रहते हैं। जी जी। फिर पूरी कहानी दे देंगे। पूरी कहानी आप एंड तक भूल जाओ कि क्वेश्चन क्या था। तो मेन आपने ये पता कर लिया, फिर सेकंड रीडिंग सिर्फ उस पिन पॉइंट से करो कि ये पूछा है, एंड जल्दी से टिक मार्क करो, क्वेश्चन में खोना नहीं है। तो इस बार ये मैं जैसे बता रही हूँ, मेडिसिन सर्जरी से बहुत क्वेश्चन आए एंड माइनर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आए। तो ऐसा कोई रहा नहीं कि आप सब्जेक्ट छोड़ के जाओ कि यार इससे तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो यही था कि कोर नोट्स पढ़ो, और बाकी तो इस बार कंपैरेटिवली फर्स्ट सेकंड ईयर आसान था फाइनल ईयर के मुकाबले। जी जी। तो ऐसा हो जाता है। ग्रेट। आपने वैसे भी हमें जब आप प्रॉफ्स बता रहे थे तभी आपने ऑलरेडी हमें बताया भी है कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगे रहे थे आपके लिए भी पढ़ने के लिए। सो ऑब्वियसली यू पेड मोर अटेंशन टू दोस टॉपिक्स। हाँ, जैसे सबको अब जैसे एनाटॉमी है तो न्यूरो एनाटॉमी इज हार्ड, सबको मुश्किल पड़ती है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए आसान थी, लाइक मुझे भी उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, वो तीसरे के लिए भी डिफिकल्ट, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो ये एक अच्छा रहता है कि यार मेरे को नहीं आ रहा है तो सामने वाले को भी तो नहीं आ रहा है, तो जस्ट आप पढ़ो, आप यही आपके पास है, छोड़ना नहीं है टॉपिक्स को, मतलब। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल टॉपिक्स टू बी पेड अटेंशन। मगर 3 जैसे आपने कहा था, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा वोलेटाइल सब्जेक्ट्स थे, तो ये एट द एंड तो आपको पढ़ना है एग्जाम के लास्ट 5 डेज में। ग्रेट। क्योंकि नहीं याद रहता है एकदम जब तक आप नहीं पढ़ोगे, ऐसा। परफेक्ट। आपने हमें ये भी बताया कि आप नोट्स कैसे बनाते थे, आपने थोड़ा बहुत हमें एक टेक्निक बताया, आप जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते थे आप उनको कैसे पॉइंट वाइज बना लेते थे नोट्स में, यू आल्सो एक्सप्लेन दैट। अब आपने जस्ट टच किया था थोड़ा बहुत अबाउट आप एमसीक्यू में कैसे पहले तो क्वेश्चन को कैसे रीड करते थे, लास्ट लाइन हमेशा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन एमसीक्यू में भी हाउ यू यूज्ड टू रिमूव द वंस, बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक्स। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। अब मेन चीज जो मेरा यही आ जाता है, एग्जाम डे पे जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करना है पेपर। एग्जाम डे पे तो सबसे पहला पॉइंट है कितने काम आप रह सकते हो जी। कोर्स कितना भी पढ़ो, एग्जाम चाहे 1 साल बाद हो तब भी आप कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो सकते, पूरा कोर्स नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जैसे मैंने प्लान किया था कि 3 o'clock से एग्जाम था नेक्स्ट डे, तो नाइट 12 के बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैं मेरी आदत है, जैसे मैं रीडिंग रूम से पढ़ के आ गई थी अराउंड 12-12:30, बट कुछ एक पॉइंट था यार मेरा ये छूट गया, तो मैंने कॉपी खोल ली एंड मैंने पढ़ लिया। तो ठीक है, पढ़ लिया तब तक ठीक था। फिर मैं अराउंड 1 सोने चली गई
अब यही मेरी मिस्टेक हो गई कि अब मैं नया कर लिया, मुझे शायद स्ट्रेस आया जो आया, मैं नहीं सो पाई। लाइक 2 घंटे हो गए मैं बस इधर उधर रोल कर रही हूँ और लाइक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है यार, नींद क्यों नहीं आ रही, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस्त जो लेटते हैं सो जाते हैं। लाइक हमेशा लाइक सुला लो आप आराम से, तो नींद ही नहीं आ रही है। मैं बहुत लाइक खुद को ट्राई किया यार, एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है, नहीं वो भी नहीं सोच रही, पर कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा था जो नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाया, गाने सुने, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे, फिर ऐसे सोते करते अराउंड 5 बजे तक मुझे नींद आई। होपफुली एग्जाम आफ्टरनून का था, तो ठीक है मैं 10:30-11 बजे तक उठी तो मेरी एक बार की नींद पूरी हो गई। तो ऐसे नहीं था कि सुबह उठ के मुझे वापस से रिवाइज करना है, कुछ नहीं। जब मैंने सेम मिस्टेक नाइट में रिपीट कर ली थी, तो इस बार तो था कि यार नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होके जाना। रिलैक्स, अब जितना रिलैक्स हो सकते हो एग्जाम में जो याद आना ये आएगा। लाइक सुबह पढ़ा हुआ लाइक हैम्पर करेगा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को हैम्पर करेगी, तो ये चीज़ नहीं करना है। तो मेन ये था कि दोस्तों से बातें कर रहे हैं, हॉस्टल में घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देन ऑन द वे टू एग्जाम लाइक 2 सॉन्ग्स थे, लाइक वो मेरे जैसे मेरे को कभी भी एनर्जी लो फील होती थी या ऐसे डिप्रेस, तो वो 2 सॉन्ग्स मैं हमेशा सुनती थी। गाते भी हो आप, ऐसा तो लग रहा है जिस इंथुजियाज्म से आप गाने के बारे में बोल रही हूँ। मतलब वो सॉन्ग्स के लिरिक्स ही ऐसी थी, लाइक मुझे हमेशा से लाइक वो एनर्जी से फील क्यों नहीं सुना देते हो आप हमें? लाइक आई डोंट सिंग एक्चुअली, लिरिक्स ही बोल दीजिए नहीं जो आपको मोटिवेट करता था। लाइक फर्स्ट सॉन्ग वाज बिलीवर फ्रॉम इमेजिन ड्रैगन्स। तो उस सॉन्ग का ये था कि चाहे लाइक कितना भी कुछ आ जाए, आई विल डू दिस, आई एम अ बिलीवर एंड आई विल डू दिस। तो ऐसा करके एक मोटिवेशनल सॉन्ग अच्छा था, और एक इग्नाइट सॉन्ग था फ्रॉम एलन वॉकर। तो ये पूरे साल मैं इस सॉन्ग को यूज़ करती थी जब मेरे को ऐसे नींद आ रही है जो होता था। तो ऑन द वे टू एग्जाम 2 सॉन्ग्स मेरे लूप पे चालू थे। तो इट्स लाइक मुझे बस भूलना है, अंदर काम हो के एग्जाम हॉल में जाना है, एंड बस कैसे ही देना है एग्जाम, बस ये। अब पेपर जब आपको मिल गया, अब तो काम हो, हम ये समझ गए आप काम हो एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते, बट आसपास में बहुत ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, राइट? उनको देख के भी बहुत बार लोगों में ज्यादा पैनिक आ जाती है। तो अब आप जब पहुंच गए, आपको पेपर मिल गई, तब क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? हाउ डिड यू सॉल्व आउट द क्वेश्चंस? लाइक मैं जैसे हमेशा से मैंने बताया मैं ब्रेक से पढ़ती थी, तो इस बार मैंने ये कर दिया जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। लाइक शुरू से मुझे सब सीनियर्स ने भी बोला था कि आप चाहे प्रैक्टिस में करो तब टेस्ट जल्दी हो जाता है, पर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जाता है। तो मैंने पहले ही अपनी स्कीम डिसाइड कर रखी थी, और मेरा था कि टेस्ट के शुरुआत से मुझे अपनी फुल स्पीड से करना है। तो मैंने पार्ट ए शुरू किया 50 क्वेश्चंस। लाइक मैंने मेरी टाइमलाइन से 10 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था। कितने मिनट में कंप्लीट किया? लाइक 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए थे अराउंड 20, बहुत कम, मैं जल्दी कर लिया था। फिर नेक्स्ट एक मिनट का ब्रेक, लाइक जस्ट ब्रीदिंग एंड कुछ और एक लेना है, क्योंकि फिर आप एक नया नेक्स्ट सेट शुरू कर रहे हो। देन 100 क्वेश्चंस आए, देन उनको पूरा सॉल्व किया, देन उसको भी मैंने थोड़ा टाइमलाइन से अपने कंप्लीट कर लिया। अराउड 20 मिनट्स आई वाज अहेड ऑफ माय टाइमलाइन, जो मैंने अपने लिए डिफाइन करी थी। देन मैंने थर्ड सेट शुरू करा। फर्स्ट सेकंड सेट मैंने बताया जैसे आसान थे, थर्ड सेट पर 150 क्वेश्चंस हो भी गए। हाँ, पर थर्ड सेट शुरू करा, क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े, इतना टाइम लग रहा है। लाइक मेरी टाइमलाइन थी लाइक मुझे आधा घंटा तो रिव्यू चाहिए। अब मैं जब लास्ट तक पहुंचने लगी बहुत टाइम लग रहा था, तब मुझे लगा थैंक गॉड मैंने पहले 2 में टाइम बचा लिया, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन थे कि मिनिमम 2 रीडिंग्स तो हर क्वेश्चन को लग रही थी, और वो हर रीडिंग इतना टाइम ले रही थी। आपने एक स्क्रीन ही भर जा रही थी। हाँ, तो ये था कि फिर उसमें भी मैंने फिर यही अपनी टेक्निक अप्लाई करना शुरू करी कि मुझे मेन फोकस करना है, काम रहना है, टाइम सबके लिए लेंदी है। तो फिर करना शुरू है। एट द एंड आई वाज एबल टू सिक्योर लाइक 20 मिनट्स फॉर रिव्यू। तो लाइक जो तीनों पार्ट्स में मैंने रिव्यू या ब्लैंक छोड़े थे उनको मैंने लाइक फिर से करा। तो लाइक एट द एंड शांति से मुझे जितना अटेम्प्ट करना था, लाइक कितना अटेम्प्ट किया आपने? 295 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे। ये मेरा हाईएस्ट था। लाइक मैं अराउंड 280-290 तक एवरेज, लाइक मेरे प्रैक्टिस करते आपको समझ आ जाता है, तो इतना मेरा था कि मेरे को इतने अटेम्प्ट करने हैं। बट इस एग्जाम में आई रीच्ड अप टू 295। तो ऐसा करके एंड डिड दैट मेक यू फील कॉन्फिडेंट? कितना कॉन्फिडेंट थे आपकी रैंक आएगी मेरी इस एग्जाम में? मेरे को लगा था अंडर 1500 तक आएगी, बट हाँ डबल डिजिट मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बिकॉज था पेपर अच्छा गया। आई वाज लाइक मुझे लाइक मध्य प्रदेश से बाहर निकलना था, दिल्ली मुंबई का कोई कॉलेज मिल जाए, मेरी पसंद की ब्रांच मिल जाए, अच्छा है। आई वाज लाइक दिस। मैं कभी नहीं था कि मैं कभी रिजल्ट के बारे में इतना सोचा नहीं। इट्स मैं पढ़ते रहो, बट ये था कि करना है, अच्छा करना है। बट डबल डिजिट कभी नहीं सोचा था, लगा ही नहीं कि इतना कर लेंगे। लाइक ऑल द वे फ्रॉम 1500 तक reaching here 27, so wow, big deal. That's actually a very big deal and a very amazingly remarkable journey जो आपने तय की है and that you have traveled.
So you know अब क्योंकि हो गया है with the results that have come out and all of that, I do know कि आप एम्स पीजी के लिए भी तैयारी लाइक कर बट you know, हाँ दोगे। एक बार का हाँ थोड़ा आई एम ओके Okay. हैप्पी लाइक विद माय चलो रिजल्ट्स. great. So अभी as of now, you know, what is the future plan? What do you plan to do, you know, in the future? So कौन सा subject अच्छा I लग रहा am है planning for MD medicine, for joining MD medicine right now आपको? Okay. from some Delhi college. Okay. Anything in anyone in particular जो आप you know you would, ठीक है इतना तो मैं समझ गई आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, बट मे बी दैट कॉलेज में आई वुड बी हैप्पी, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं इट्स लाइक मेरा ऐसा था मुझे दिल्ली मुंबई के कोई भी कॉलेज मिल जाए तो आई एम हैप्पी. मुझे एमपी से बाहर निकलना था. लाइक कुछ अच्छे ऐसा पता था कि यार पोटेंशियल है तो इट्स लाइक आई वांट टू यूज इट. तो मेरा ऐसा था मेरे को वहाँ तक पहुँचना है तो आई एम हैप्पी लाइक मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए. ऐसी कोई पर्सनल चॉइस कभी से नहीं थी मेरी. ग्रेट. चलिए तो एक लास्ट चीज़ इसी पे मैं पूछूंगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ने हमें ये भी लिख के भेजा है कि यू नो उनका ये मानना है कि ऐसा है कि यू नो अगर आपने अपनी नीट यूजी या अपनी स्कूलिंग किसी छोटे स्कूल से की है या यू नो या स्पेशली यूजी आपने किसी ऐसे कॉलेज से की है विच इज़ नॉट वेरी रिनाउंड एंड ऑल ऑफ दैट, देन दैट इम्पैक्ट्स योर पीजी. नॉट एट ऑल. आई एम फ्रॉम इंदौर. लाइक दिल्ली मुंबई से कंपेयर करें नॉर्मल छोटा कॉलेज है, ठीक है अच्छा कॉलेज है. पर एट द एंड मैटर यही करता है आपको पढ़ाई करनी है तो कोई मैटर नहीं करता है आप कहाँ से आए. इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम छोटा स्कूल बड़ा स्कूल, अब आपने एडमिशन ले लिया है गवर्नमेंट प्राइवेट डजेंट मैटर. अब तो आप MBBS सबका सेम प्लेटफॉर्म हो गया. अब नीट पीजी सबके लिए सेम है तो अभी आप जितनी पढ़ाई कर लोगे उतना हो जाएगा. लाइक मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि ठीक है फ़र्क पड़ता है आप मुंबई दिल्ली से यूजी कर रहे हो, बट एट द एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप छोटी जगह से हो तो आप कर नहीं सकते हो. तो दैट वाज बिग लाइक कि आपको बिलीव रखना है, आप पढ़ोगे तो आप अच्छा करोगे. Be a believer. Yeah, be a believer. चलिए great. हाँ. So that actually brings us to an end of all the questions जो हमारे learners के भी थे हमारे भी थे, and thank you for you know addressing all of them and sharing so much knowledge for our learners. I'm sure बहुत लोगों को ये help करने वाला है you know for the time and the knowledge that you have shared here. अब हमारा एक छोटा सा section रह जाता है. It's called the rapid fire round. You know आप वैसे ही you know you're very fun loving, but the rapid fire round is basically to bring out the fun side of you. Okay. So we have some few questions जो मैं आपको पूछने वाली हूँ और आपको बस एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है? As creative as you can be. Yeah. Ready for your questions? Yeah. Okay. चलिए, if you were say one color in a pack of crayons, आप कौन सा कलर होते हैं and why? Blue. Why? I can always relate with that color, the calmness plus the boldness it has. Okay. I can always relate and it's my favorite. So Okay. So if you had an option to go back in the past in history और हमारे like you know Indian या तो any world leader, any leader से मिलके you know just sit down, have a cup of tea and have a conversation, किनको मिलना चाहते हैं आप? ऐसा कोई लीडर नहीं लाइक स्पेसिफिक. Okay, so anyone in the history. I'm very fascinated by Hitler. I want to meet him. You would want to sit down and talk to him. Yeah, I want. Great. So if you had an option, say to choose a superpower for yourself, कौन सा superpower आप select करते हैं? To be invisible. Okay. सब invisibility काफी popular है. And कहाँ जाते हैं सबसे पहले आप? I'm an introvert kind of person, so. आप introvert हो? Yes, Okay. I am. Like I take time to be comfortable, then I talk like very much. Okay. But एक ऐसा होता है like many a times I feel like कोई मुझे ना देखे. I'm happy in my own self. Oh, so you would want to be invisible and not be seen only. Yeah. You don't want to go somewhere. Like people should not see what I am doing. Okay. I am happy like I do what I want to do. Great. चलिए अगर सोचिए कि आप एक टाइम मशीन में होते हैं, ठीक है, एंड आप वापस चले जाते से इन द पास्ट ईयर्स एंड यू वुड मीट अ 10-year-old मुस्कान, और उनको आप बस एक एडवाइस दे सकते, तो क्या बोलते हैं आप उनको? जैसा चल रहा है मज़े करके रहना है, आगे डिफ़िकल्टी बढ़ते जा रही है तो अभी से स्ट्रेस फ्री ही रहना है और ऐसे ही रहना है. ग्रेट. एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास एक ऑप्शन होता कि हमारे कंट्री का PM बन जाना फॉर वन डे एंड मेक वन चेंज और वर्क टुवर्ड्स वन चेंज, कौन सा होता वो? फिलहाल जैसे मुझे ये बहुत गंदा लग रहा है ये जो रिलीजियस ग्राउंड्स पे जो सब कुछ हो रहा है, तो आई वुड ट्राई कि रिलीजन से हट के कुछ किसी तरीके से बिगर पिक्चर या रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड ना करें. ओके, ग्रेट. चलिए, so these were all the questions that we had, Muskan, and आज आपको यहाँ आने के लिए and sharing all that info. We have something small here from Unacademy. ये आपके लिए है. Thank you. You can just keep it down. Yeah.
So now I'm just going to wrap up the episode, and before I do that, I want to thank you for coming here. आपने इतना कुछ share किया, and I personally enjoyed meeting you. Me too. You know, and इसके लिए you know there's just one last thing that I will request you to do. Two actually. The first thing is जो भी toppers हमारे यहाँ पे आते हैं, they tag some other friends or families of theirs जिन्होंने इसी एग्जाम में या किसी और एग्जाम में टॉप किया हो. तो who would you like to tag? So I would like to tag another classmate of mine. She also secured a rank of 32 this year, Okay. Gunjan. Okay. So like being from our college, it was a very big deal securing a 2-digit rank in such a big examination. Great. So I would like to tag her. Thank you. Gunjan, तो जैसे आपने सुना, Muskan has tagged you, and our team will be very shortly contacting you also. We would be very happy to host you here in our episode and see, hear from you what has your journey been, your preparation story, so that you could also help and reach out to a lot of learners who are out there watching all of you. So we look forward to that. ग्रेट. तो अब एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे करने वाली हूँ मुस्कान, वो है ये कि अब यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जो भी हमारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या जो कोई भी दूसरे एग्जाम के लिए, उनके लिए एक मैसेज जो आप उनको सबको दे सको, व्हाट वुड इट बी? Like do smart work. हमेशा प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. लाइक कभी भी डिफाइंड आवर्स की बजाय डिफाइंड टॉपिक्स एंड डिफाइंड टारगेट्स पे स्टडी करो. दैट्स मोर हेल्पफुल एंड फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो. इफ़ यू वर्क फॉर इट यू विल अचीव इट. चलिए, थैंक यू सो मच मुस्कान, दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज टू एवरीवन. एंड जैसे कि मैंने कहा, आई रियली एंजॉयड मीटिंग यू. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? It was very nice. Like I also enjoyed giving this interview. चलिए, थैंक यू सो मच मुस्कान, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई होप कि आगे जाके भी वट एवर यू पिक फॉर योर सेल्फ, आप अच्छा करो, दिल्ली मुंबई में एंजॉय करो, एंड एंड जस्ट डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग. Thank you. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack